नमस्कार दोस्तों, मैं अर्पित। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम दुनिया भर में हो रहे अपराध और अपराधियों की कहानियां आपके सामने रखते हैं। तो आज की कहानी किसी बाहरी देश की नहीं बल्कि अपने ही देश इंडिया की है। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है, कि एक ऐसे आदमखोर इंसान की है जिसने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और उनके दिमाग का सूप बनाकर सिर्फ इसलिए पी गया क्योंकि उसको उनका ज्ञान अपने अंदर चाहिए था। बिकॉज उसको ऐसा लगता था कि उससे ज़्यादा जो ज्ञानी इंसान है, अगर उसके दिमाग का सूप निकाल कर पिया जाए तो वह उनसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो जाएगा या उसको उनसे भी ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति होगी। वो निर्वक्षी था राजा पुलंदर। India would witness an identical case where a psychopath serial killer murdered 14 people. एक ने कहा कि राजा ऐसे था, भेजे खाता था, बट अगले 10-20 मिनट तक हम राजा पुलंदर के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले उससे रिलेटेड कुछ केसेस के बारे में जान लेते हैं। शुरुआत करते हैं साल 2000 इलाहाबाद। 1920 में स्टेब्लिश्ड डेली न्यूज़पेपर आज में एक चीफ रिपोर्टर काम करते थे, धीरेन्द्र सिंह। वह इलाहाबाद के आसपास की न्यूज़ पर नजर रखते थे और कभी कभी काम से बाहर भी आते जाते रहते थे। उनका बाकी का परिवार खेती और किसानी के कामों से परिवार चलाता था। क्योंकि धीरेन्द्र जी इतने ज़्यादा हार्ड वर्किंग और हेल्पफुल थे, इसकी वजह से उनके ऑफिस में उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट थी। 14 दिसंबर 2000 को बीरेन्द्र सिंह के पास एक कॉल आता है और उस कॉल की पूरी रिपोर्टिंग करने के लिए बीरेन्द्र सिंह जी उस कॉलर के पास जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य दिनों में होता था। पर 14 दिसंबर की रात के बाद धीरेन्द्र सिंह जी घर वापस नहीं आते हैं और उनकी वाइफ को चिंता होने लगती है, तो वह धीरेन्द्र सिंह जी के पास कॉल करती हैं। उनका नंबर स्विच ऑफ जा रहा था। फिर धीरेन्द्र सिंह जी की वाइफ आज न्यूज़पेपर के ऑफिस में कॉल करती हैं। वहाँ पर उपस्थित जो कर्मचारी थे, उन्होंने धीरेन्द्र सिंह की वाइफ को बोला कि आज वो यहाँ पर नहीं आए हैं और हो सकता है किसी काम से बाहर गए हों, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। ऑफिस वालों ने धीरेन्द्र सिंह की वाइफ को दिलासा तो दे दिया था, पर ऐसा इससे पहले कभी हुआ नहीं था कि अगर जब भी वो पहले कभी ऑफिस से बाहर किसी काम से जाते थे या शहर से बाहर किसी काम से जाते थे तो घर में सबको बताकर जाते थे। फिर भी उनकी फैमिली ने हर उस जगह ढूंढा जहां पर धीरेन्द्र सिंह जी जा सकते थे। जब उनकी कहीं से कोई खबर नहीं मिली तो 2 दिन बाद 16 दिसंबर 2000 को उनकी फैमिली ने थाने में मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीरेन्द्र सिंह जी बैरी गांव के रहने वाले थे। यह एक बहुत छोटा सा कस्बा कह लीजिए, छोटी सी जगह, जहां पर उस समय पत्रकारों का बहुत दबदबा रहता था, छोटे अखबारों का बहुत दबदबा रहता था और एक चीफ रिपोर्टर का गायब होना वहां पर बहुत बड़ी बात थी। न्यूज़पेपर में इस रिपोर्ट के छपने के बाद पुलिस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया था और पुलिस ने बिना वक्त जाया किए इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। पुलिस ने हर उस इंसान से पूछताछ की जिससे गायब होने से पहले धीरेन्द्र जी की बात हुई थी और धीरेन्द्र जी को इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस के सामने एक नया पैटर्न आया। पुलिस को पता चला कि इलाहाबाद के आसपास 3-4 लोग और गायब हुए हैं। जब पुलिस ने अच्छे से जांच की तो पुलिस को पता चलता है कि यह 3-4 लोग ही नहीं थे, लगभग 13-14 लोग और थे जो उसी समय के आसपास गायब हुए थे। बिकॉज यह सभी लोग बहुत आम लोग थे जिनके आगे पीछे शायद कोई नहीं रहा होगा, इसकी वजह से पुलिस तक यह घटनाएं नहीं पहुंची। पर इस तरह से इलाहाबाद के आसपास 13-14 लोगों का गायब होना किसी बड़ी संदिग्ध घटना की ओर संकेत दे रहा था। धीरेन्द्र जी के केस में जो पुलिस चीफ थे, उन्होंने अपनी टीम से पूछा कि इन 13-14 लोगों के गायब होने में कोई सेम पैटर्न मिल रहा है, शायद वहां से कोई सुराग मिल जाए जिसे हम मिस कर रहे हों। पर पहले उन्हें उन सभी 13-14 लोगों में कोई भी कॉमन सुराग नहीं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए 19 दिसंबर तक पुलिस को 3 दिन हो चुके थे, पर कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिल रहा था। तब पुलिस ने धीरेन्द्र जी की कॉल लॉग्स को खंगालना शुरू किया। सब कुछ तो कॉल डिटेल में नॉर्मल ही था, पर सिवाय एक कॉल के जो रात्रि में 12 बजे के समय आई थी और
5 मिनट बाद जब धीरेन्द्र जी ने कॉल बैक किया तो वह कॉल रिसीव भी हुई थी। यह कॉल इसलिए भी थोड़ी अजीब थी क्योंकि धीरेन्द्र जी जिस बहरी गांव में रहते थे वह इतना पिछड़ा इलाका था। उस समय लोग लगभग 8 बजे के आसपास सो जाते थे। पुलिस को इस वजह से भी इस कॉल पर थोड़ा सा शक हुआ और पुलिस ने जब इस नंबर की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि यह नंबर फूलन देवी के नाम से रजिस्टर्ड था और फूलन देवी ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ती थी तथा जिला पंचायत सदस्य थी। यह इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस फूलन देवी के घर गई। उनसे जब पूछताछ की गई तो फूलन देवी ने इस बात को सिरे से नकार दिया कि उनकी कभी धीरेन्द्र जी से बात भी हुई हो, लेकिन उन्होंने बताया कि शायद उनके पति धीरेन्द्र जी को जानते हों। तब पुलिस ने उनके हस्बैंड से पूछताछ की और उन्होंने बताया, हाँ मैं धीरेन्द्र जी को जानता हूँ, मेरी पत्नी इलेक्शन लड़ती हैं, जिसके सिलसिले में कई बार मेरी धीरेन्द्र जी से बात होती रहती थी। वो हमारे दोस्त तो थे पर हम कभी घर पर नहीं मिले। जब पुलिस ने उनको बताया कि धीरेन्द्र जी गायब हो चुके हैं तो उन्होंने पुलिस को बताया कि उनकी धीरेन्द्र जी के गायब होने से लगभग 3 दिन पहले बात हुई थी। मतलब ऐसे बोल रहे थे जैसे धीरेन्द्र जी के गायब होने से उनका कोई लेना देना नहीं है और बोले मैंने उनको कई दिनों से नहीं देखा। पर पुलिस को उनकी बातों पर थोड़ा सा शक हो रहा था तो पुलिस ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम बताया, राम निरंजन। पुलिस ने राम निरंजन पर नजर रखी पर पुलिस के पास उस समय कोई वाजिब सबूत नहीं थे जिसकी वजह से वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाए। जैसा कि मैंने पहले बताया, बैरी एक छोटी जगह थी, इस वजह से पुलिस पर दबाव और ज़्यादा बनता जा रहा था। तो पुलिस ने सोचा कि जो और 12-13 लोग गायब हुए हैं उनकी फाइल खंगालते हैं, शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए। पुलिस को वह आखिरी रास्ता नजर आ रहा था। जब फाइलें खुलना शुरू हुई तो एक एक करके कई नाम सामने आने लगे और उनमें से जो सबसे पहले व्यक्ति गायब हुआ था उनका नाम था कालीचरण श्रीवास्तव, जो कि राम निरंजन के साथ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने राम निरंजन से 25,000 रुपये उधार लिए थे तथा दूसरा व्यक्ति जो गायब हुआ था उनका नाम था संतोष जी, जो टाटा सूमो के ड्राइवर थे। जिस टाटा सूमो से राम निरंजन चलता था वह कार राम निरंजन ने संतोष जी से ही लूटी थी। तथा तीसरा नाम जो सामने आया वो था मोहम्मद मुइन का। मोहम्मद मुइन टोना टोटका का काम करता था। मोहम्मद मुइन का कत्ल राम निरंजन ने इसलिए किया क्योंकि उसको सम्मोहन की और टोने टोटके का ज्ञान चाहिए था। यह तो मैंने 3 नाम लिए पर 11 लोगों के नाम और भी सामने आए। इन सबके बीच एक सच्चाई और भी थी कि यह 14 के 14 लोग आपस में कहीं से भी कोई कनेक्टेड नहीं थे, ना ही ये एक दूसरे को जानते थे, ना ही इनका कभी कोई किसी से परिचय हुआ था। कालीचरण, मोइन और संतोष में एक चीज कॉमन थी, वह थी राम निरंजन। पर पुलिस अभी भी असमंजस में थी क्योंकि राम निरंजन को किसी का दोस्त होने की वजह से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। और पुलिस ने फिर से सोचा कि रात के 12 बजे राम निरंजन ने धीरेन्द्र जी को कॉल क्यों किया होगा। तब पुलिस ने राम निरंजन के बारे में खंगालना शुरू किया। पुलिस को पता चलता है कि राम निरंजन ने अपना नाम जो पुलिस को बताया था उसको कम ही लोग जानते थे। उसका असली नाम था राजा कुलंदर। राजा कुलंदर का जन्म 1962 में इलाहाबाद में हुआ था। उसका बचपन विपरीत परिस्थितियों में गुजरा। ज्यादा पैसे वैसे भी उसकी फैमिली के पास नहीं होते थे। बड़ा हुआ तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ड्राइवर का काम करने लगा। ड्राइवर होने के बाद भी उसके पास एक महंगी कार थी, टाटा सूमो, जो उसने संतोष जी से लूटी थी। राजा कुलंदर बहुत ही अजीब तरह का इंसान था। वह शुरुआत से ही पावर का भूखा था। जब उसकी शादी हुई तो उसकी पत्नी का नाम गोमती देवी था तथा उसने अपनी पत्नी का नाम बदलकर फूलन देवी रख लिया। फूलन देवी को तो आप सभी लोग जानते ही हैं। फूलन देवी के नाम से राजा कुलंदर पावर को महसूस करना चाहता था। राजा कुलंदर के 2 बच्चे थे। इन दोनों बच्चों का नाम भी राजा कुलंदर ने
बहुत सोच समझ कर रखा था। एक का नाम था अदालत और दूसरे का नाम था जमानत। ज्यादातर सामान्य परिवारों में बच्चों के नाम इस तरह के नहीं होते, पर राजा कुलंदर को कॉमन फैक्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। राजा कुलंदर ने अपने बच्चों का नाम अदालत और जमानत इसलिए रखा था क्योंकि यह कानूनी तौर पर काफी महत्वपूर्ण शब्द थे। उसका मानना था कि वह अदालत और जमानत को कंट्रोल कर सकता है, जो कि उसके बच्चों के रूप में है। पत्नी के रूप में उसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और उसने अपना नाम बदलकर राम निरंजन से राजा कुलंदर रख दिया। ऐसा राजा जो इंसाफ और कानून पर राज करता है। राम निरंजन को ज्यादातर लोग राजा कुलंदर के नाम से ही जानते थे। जितने भी 14 लोग गायब थे उसमें एक चीज कॉमन थी, राजा कुलंदर। पुलिस इस बार जब तहकीकात के लिए गई तो राजा ने पुलिस को बताया कि मैं धीरेन्द्र सिंह के अलावा और किसी को नहीं जानता हूँ। जब पुलिस ने इसके परिवार के सदस्यों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की तो इसकी पत्नी और इसके बयानों में काफी अंतर था। फिर पुलिस ने इससे कड़ाई से पूछताछ की तो राजा अजीब तरह का व्यवहार करने लगा, अजीब तरह से बात करने लगा, अजीब तरह की हरकतें करने लगा और थाने के SHO से एक अजीब तरह की डिमांड रखी कि मुझे एक कुकर भर के दाल खानी है। पुलिस ने कहीं से दाल की व्यवस्था की। फिर राजा कुलंदर नैनी के पास एक फार्म हाउस पर पुलिस को लेकर गया। जब पुलिस ने राजा कुलंदर से पूछा कि यह फार्म हाउस किसका है तो राजा कुलंदर बोला, यह फार्म हाउस नहीं, राजा कुलंदर की अदालत है। और ऐसे बात कर रहा था जैसे वह अपने बारे में नहीं किसी और इंसान के बारे में बात कर रहा हो। नॉर्मली इस तरह से मानसिक रोगी ही बात करते हैं। पुलिस को जब उसने बताया कि यह राजा कुलंदर की अदालत है और यहाँ पर राजा इंसाफ करते हैं और हर एक इंसाफ के बाद राजा और भी ज्यादा ताकतवर और भी ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। अदालत और इंसाफ की बात सुनकर पुलिस को लगा कहीं यह हमारा टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहा है, पर छानबीन करते हुए एक पुलिस वाले को कोने में एक बोरी मिलती है जिसमें एक इंसानी खोपड़ी और राजा की डायरी थी। राजा की डायरी में 14 लोगों का नाम लिखा हुआ था जिनका राजा ने कत्ल किया था और उस डायरी में धीरेन्द्र सिंह का नाम सबसे लास्ट में था। उसके आगे क्रॉस का निशान लगा हुआ था। पुलिस वाले यह सब देखकर हैरान रह गए। जो स्कल्प उस बोरी में निकला था वह कालीचरण श्रीवास्तव का था, जो कि उन 14 मिसिंग लोगों में से एक था। उस एक स्कल्प के मिलने से यह तो क्लियर हो गया था कि इन सभी को राजा कुलंदर ने ही मारा है, पर यह नहीं पता चल रहा था कि कब, कैसे और कहां पर उनको मारा गया। जब पुलिस ने राजा कुलंदर से पूछा कि बाकी के लोग कहां हैं, तो राजा कुलंदर ने फार्म हाउस के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए उंगली उठाई। जब पुलिस ने वहां पर खोदा तो वहां से 3 स्कल्प और निकले जिन पर राजा कुलंदर ने कलर कर रखा था। कुछ पर नाम लिख रखा था, जैसे कालीचरण की खोपड़ी पर काला रंग था और मोइन की खोपड़ी पर पीला रंग था और एक अनआइडेंटिफाइड स्कल्प पर पिंक कलर था। इन स्कल्प स्कोर को राजा कुलंदर अचीवमेंट की तरह देखता था और इकट्ठा करता था और इन स्कल्प्स को देखकर राजा कुलंदर खुद पर प्राउड फील करता था। जब पुलिस ने राजा से पूछा कि तुम सारी बॉडीज के साथ ऐसा ही करते हो, तो राजा ने अपना सर हाँ में हिलाया और पुलिस को बताया कि वह सबसे पहले बॉडी से सर को अलग कर देता है तथा उस बॉडी का लिंक काट देता है। बॉडी को इस हालत में छोड़ देता था कि किसी को पता न चल पाए कि मरने वाला कौन था और स्कल्प को लाकर अपने पास रख लेता था। पुलिस ने जब उससे पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो
सबसे पहली बात तो यह थी कि वह सर को अपने पास लाकर एविडेंस छुपा लेता था। फिर भी पुलिस को सर को बॉडी से अलग करने का सही रीजन समझ नहीं आ रहा था। तो राजा कुलंदर बोलता है कि ज्ञान इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है और ज्ञान होता है बुद्धि में। मुझे ज्ञान चाहिए था। मैं जब भी अपने से ज्यादा किसी चतुर या समझदार या ज्ञानी आदमी को देखता हूँ तो मेरा दिमाग खटकने लगता है। सबसे पहले मैंने मुझसे चतुर, मुझसे ज्यादा स्मार्ट जो इंसान देखा वह था कालीचरण। मुझे उसका ज्ञान, मुझे उसकी स्मार्टनेस चाहिए थी, इसीलिए मैंने उससे दोस्ती की। एक दिन मैंने उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाया और यहीं पर उसको मारा। उसके दिमाग को कुकर में रखकर उसका सूप बनाया और किया। और जैसे ही मैंने उसके दिमाग का सूप किया, मेरी स्मार्टनेस और बढ़ गई, मैं और ज्ञानी हो गया। इसीलिए मैं सर को अपने साथ ले आता हूँ और शरीर को फेंक देता हूँ। यह घटना उस समय की सबसे डरावनी घटनाओं में से एक थी। आप लोगों को याद होगा पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई थी धीरेन्द्र सिंह की वजह से। तो जब पुलिस ने राजा कुलंदर से पूछा कि तुमने धीरेन्द्र सिंह को क्यों मारा, तो राजा कुलंदर ने पुलिस को बताया कि धीरेन्द्र सिंह को मेरे बारे में, मेरे राज के बारे में पता चल गया था। इससे पहले कि धीरेन्द्र सिंह मेरे लिए खतरा बनता, मैंने धीरेन्द्र सिंह को अपने रास्ते से हटा दिया। मैंने उसको अपने फार्म हाउस पर बुलाया और मेरे साले ने उसके सर पर गोली मारी। फिर पुलिस ने उससे पूछा कि धीरेन्द्र सिंह की बॉडी कहाँ है, तो राजा कुलंदर ने बताया कि मैंने उसको गांव से बाहर ले जाकर उसका सर और लिंग दोनों काट दिए तथा सर को पास की नदी में फेंका और शरीर को गांव के किसी खेत में फेंका। और इस बात की सच्चाई है कि जब पुलिस ने धीरेन्द्र सिंह की बॉडी को ढूंढा तो राजा कुलंदर द्वारा बताई हुई जगह पर ही धीरेन्द्र सिंह की बॉडी और सर मिला। यह सारे खून, सारे कत्ल राजा कुलंदर ने 1992 से लेकर 2000 के बीच में किए। उस समय इंडिया में लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि इंसान को खाने वाला भी इंसान हमारे बीच हो सकता है। इसके बाद 2001 में यह केस कोर्ट में पहुंचा। इस केस के निर्णय आने में 11 साल लग गए और सन 2012 को राजा कुलंदर और उसके साले को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जब से यह केस कोर्ट में पहुंचा तब से राजा कुलंदर ने यही बात कही कि मैंने कोई भी मर्डर या कत्ल नहीं किया, पुलिस ने मुझे फंसाया है। उसके बच्चे भी यही कहते हैं। मुझे चुनाव जीतने पर विरोधियों ने फंसाया है। न उसका फिंगरप्रिंट हुआ है, न उसका DNA टेस्ट हुआ है।